हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 4 प्रोबेबिलिटी के सॉल्व एग्जांपल का पार्ट 3। जो मैं ये रिप्रेजेंट करी पीपीटी, इसका पीडीएफ ऑल इन वन का पीडीएफ, टेस्ट की पीडीएफ और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इंडिविजुअल पीडीएफ जिसमें मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन रहेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ पर्स कंटेन 4 सिल्वर कॉइन्स and 5 copper coins. Another purse contains 3 silver and 4 copper coins. A purse is selected at random and a coin is drawn from it at random. What is the probability that it is a copper coin? अब हमारे पास दो पर्स हैं लाइक दिस, दो पर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्स एंड सेकेंड पर्स, और इसमें 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर कॉइन्स हैं, ठीक है। 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर फर्स्ट में है, सेकेंड में 3 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स हैं। पर्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कह रहे हैं कि 1 और 2 पर्स में से कोई भी एक सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली और एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर कॉइन? अब कैसा है, पर्स 2 है तो 2 पर्स में से कोई भी एक पर्स ड्रॉ करने का 50-50% चांसेस है, मतलब 1/2 चांस है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट पर्स हमने सिलेक्ट की तो इसमें कितने कॉइन्स है टोटल? 4 एंड 5 9 कॉइन्स में से हमें कितने कॉइन ड्रॉ करने हैं? एक ही कॉइन ड्रॉ करना है और वो कॉपर कॉइन होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी है 5 कॉपर कॉइन में से एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 5c1/9c1 इसकी ये प्रोबेबिलिटी है कॉपर कॉइन ड्रॉ करने का, अगर फर्स्ट पर्स चूज होती है तो। और सेकेंड पर्स अगर चूज करते हैं तो उसकी चांसेस है 1/2 सेकेंड पर्स चूज करने का। और टोटल कॉइन कितने इसमें? 7 में से एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कॉइन कॉपर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4c1/7c1, तो 1/2 इंटू 4/7। तो अब कैसा है कि आइदर हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक ही पर्स चूज कर सकते हैं। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके फर्स्ट पर्स चूज करना और कॉइन ड्रॉ करना, सेकंड पर्स चूज करना और कॉपर कॉइन ड्रॉ करना, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के बाद जब इसका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉपर कॉइन इज ड्रॉन। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सलीके से कैसे सॉल्व करना है वो, since there are 2 purses, then the probability of selecting any one purse is 1/2। जैसे मैंने कहा 2 पर्स में से एक पर्स ड्रॉ करने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है कि फर्स्ट पर्स ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी एक रैंडमली पर्स ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से हम एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली, जो कॉपर कॉइन होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। So let A is event, the first purse is selected and a copper coin is drawn from it, and B, so probability of A is 1/2 into 5/9। जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि पर्स फर्स्ट चूज करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। पहला तो फर्स्ट पर्स चूज किया हमने और उसके बाद उसमें से, और उसके बाद मतलब एंड, और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइन एक निकाल रहे हैं। कॉइन कितने हैं टोटल यहाँ पे देखो, 4 + 5, फर्स्ट पर्स के कॉइन है 9, उसमें से एक ड्रॉ करना है, बट वो अब कॉपर कॉइन होना चाहिए। कॉपर कॉइन कितने हैं यहाँ पे? 5, उन 5 में से एक कॉइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है इन कॉपर कॉइन ड्रॉ करने के लिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 5c1 और एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस फर्स्ट पर्स में से एक कॉइन ड्रॉ करने का जो सैंपल पॉइंट्स है वो 9c1 है। टोटल कितने में 9c1 में कॉइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो कॉपर कॉइन हो वो 5c1 में ड्रॉ कर सकते हैं, और ये रहेगी प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉपर कॉइन इज ड्रॉन। सो इसका मतलब 1/2 इक्वल टू 5c1 मतलब 5 और 9c1 मतलब 9, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 5/18। अब हम दूसरी की तरफ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, एक पर्स ड्रॉ करना और उसमें से एक कॉइन ड्रॉ करना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसीलिए इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब एंड B event, the second purse is selected and a copper coin is drawn from it। तो B पर्स सेलेक्ट करने का अगेन 1/2 वेज है। B पर्स ने सेकेंड पर्स चूज करे, इसके भी हाफ चांसेस हैं, यानी 1/2, और
सेकंड पर्स चूज की एंड उसमें से एक कॉइन ड्रॉ किया। कितने कॉइन है टोटल सेकंड पर्स में? 3 and 4। 3 and 4 मतलब 7। उसमें से एक कॉइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये रहे टोटल एक कॉइन ड्रॉ करने का डिफरेंट वे सेकंड पर्स में से। अब वो कॉपर कॉइन होना चाहिए, उसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 4 कॉपर कॉइन्स हैं। 4 में से एक कॉपर कॉइन हम ड्रॉ करेंगे 4C1 वे में, और ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉपर कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेकंड पर्स। सो 1/2 इंटू 4/7। 4C1 मतलब 4 होता है, 7C1 मतलब 7 होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी कैलकुलेट करने के बाद? 2/7। अब उसके बाद हियर A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि हम आइदर फर्स्ट पर्स चूज करेंगे और सेकेंड पर्स चूज करेंगे और एक कॉइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, या तो A करेंगे या तो B इवेंट कंप्लीट हो सकता है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जैसे कि A और B क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन में इसके 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B देगा। अब जैसे कि हमने दोनों A और B की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली, अब हम ये प्रोबेबिलिटीज जो है इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करते हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 71/126 ये मिला हमें चांसेस दैट द कॉपर कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पर्स। ठीक है, कोई भी पर्स सिलेक्ट की और एक कॉइन ड्रॉ किया जो कॉपर कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 71/126। अब वो आपको आई होप आपको समझा होगा। इसी तरह से आपको अगर दो बैग की बात कही जाए कि 2 बैग हैं, उनमें बॉल्स हैं, इस कलर के इतने इतने बॉल्स हैं, और उसके बाद एक बैग हम चूज कर रहे हैं, उसमें से एक बॉल चूज करें, वो बॉल रेड है, ब्लैक है, वाइट है, क्या चांसेस हैं उसके? यहाँ 2 बॉल चूज कर रहे हैं, क्या चांसेस है वो दोनों बॉल सेम कलर के होंगे? ऐसे बहुत सारी कंडीशंस देख सकते हैं आप। तो ये एग्जाम्पल बनाने का ये मकसद है कि आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स करने के लिए लिंक मिलेगी कैसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ अपीयरिंग इन अ इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन एन ऑफिस। 2 वैकेंसीज के लिए हस्बैंड वाइफ जो है वो जा रहे हैं इंटरव्यू देने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड that of the wife selection is 1/5. Find the probability that both of them are selected. ठीक है, एंड दूसरा भी है एग्जाम्पल इसका। फर्स्ट पार्ट है बोथ ऑफ देम सेलेक्टेड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इवेंट। अब देखो हस्बैंड एंड वाइफ 2 वैकेंसीज के लिए जा रहे हैं, अभी हस्बैंड सिलेक्ट होगा तो वाइफ सिलेक्ट होगी, वाइफ सिलेक्ट होगा तो हस्बैंड सिलेक्ट होगी, ऐसा नहीं है। दिन उनकी क्वालिटीज के हिसाब से हो सकता है दोनों सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है दोनों रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो दोनों सिलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, क्योंकि दोनों सिलेक्ट होने का एक दूसरे पे डिपेंड करता ही नहीं है। अभी आप बोलो 2 भाई गए हैं, ऐसा भी बोल सकते, 2 ब्रदर गए हैं इंटरव्यू देने के लिए 2 वैकेंसीज के लिए, दोनों सेलेक्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं क्योंकि भाई भाई गए हैं। डिपेंड क्या करता है उनकी क्वालिटीज, वो चूज हो सकते हैं दोनों, हो सकता है कोई भी ना हो सकता है एक ही हो उन दोनों में से कोई। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इवेंट ए, लाइक इवेंट द हस्बैंड इज सिलेक्टेड, एंड बी एज इवेंट दैट द वाइफ इज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ए और बी जैसे हमें दिया गया है, हस्बैंड की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 1/7। ठीक है, और वाइफ सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, वाइफ मतलब इवेंट बी कंसिडर किया है दैट वाइफ इज सिलेक्टेड, सो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/5, जैसे कि वाइफ के सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटी 1/5 है। सो ए डैश अब यहाँ पे क्या होगा, इवेंट दैट हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड, वैसे ही बी डैश क्या होगा, इवेंट दैट वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड। नाउ ए की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिलेगा 6/7। वैसे ही बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, सो बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट मीन्स 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 मिलेगी। ओके, अब बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड। नाउ अभी हम फर्स्ट ए ले रहे हैं, बी सेकेंड पार्ट जो है उसमें दूसरी स्लाइड पे है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी दैट इवन दैट बोथ आर सिलेक्टेड जो हमें चाहिए। सो बोथ आर सिलेक्टेड, जैसे कि दोनों का सिलेक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम ये जानते हैं सॉरी जैसे कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसका फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, एंड
एक और फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब कैसा है, ये कब होती है, जब ए और बी होने का एक दूसरे पे डिपेंड करता हो, एक का दूसरे पे डिपेंड करता हो, तब ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है हम ऐसे यूज करेंगे। बट अगर दोनों म्यूचुअली, अब दोनों जो है यहाँ पे देख रहे हो आप, हस्बैंड का सिलेक्शन और वाइफ का सिलेक्शन जो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सिंपली हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी बी हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाती है। ठीक है, कब, जब ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। आप थ्योरी देख लेना इसके लिए, ठीक है, एक बार थ्योरी का ये पार्ट देख लेना जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट के लिए कुछ बताया है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कैसा रहता है। सो अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। फर्दर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के में बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी आएगा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब दोनों इवेंट्स हम देख चुके हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 एंड 1/5, सो 1/35 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट इसी एग्जांपल का बी पार्ट देख रहे हैं, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मींस आइदर हस्बैंड इज सिलेक्टेड एंड वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड, एंड दूसरा क्या होगा, हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड बट वाइफ इज सिलेक्टेड। तो इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो वो होगा इस फेवर में। अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इवन दैट द हस्बैंड इज सिलेक्टेड एंड वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड। Then A dash intersection B यानी even that husband is not selected but wife is selected। अब इसमें क्या है, हमें इन दोनों में से कोई भी इवेंट कंप्लीट हुआ तो वो इसके फेवर में होगा, ओनली वन। बट इन दोनों में से कोई भी एक, आइदर दिस और दिस, मतलब इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकता है, नहीं दोनों ही, आइदर दिस और दिस, ये दोनों भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज हमने थ्योरी पार्ट में देखी होगी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है तो ये दो का पेयर जो है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है तो probability of A intersection B dash is probability of A into probability of B complement according to conditional probability formula। इसके बाद A और B dash की probability दोनों हमारे पास हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 4/35। B dash की probability थी 4/5 और A की probability थी 1/7, so 4/35 इसकी probability मिली। अब सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, अगेन ए डैश एंड बी भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए डैश की प्रोबेबिलिटी 6/7 हम देख चुके हैं और बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 हम देख चुके हैं। सो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे 6/35। अब इसके बाद क्या है कि आइदर दिस और दिस हैपेंस। ठीक है, ये दोनों मिला के हमें ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड इसकी प्रोबेबिलिटी देंगे। नाउ इवेंट दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ई इवेंट हमने कंसिडर किया दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, सो ई इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब जैसे ये दो इवेंट जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, आइदर दिस हैपेंस और दिस हैपेंस, सो इसके यूनियन, इसका अगर यूनियन लिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई की। Here A intersection B dash and A dash intersection B are two mutually exclusive events. So probability of E is probability of A intersection B plus probability of A dash intersection B. इनके यूनियन का probability इनकी probability का addition होगा। Okay? So 4/35 plus 6/35 equal to 10/35 means 2/7. ये रही हमारी required probability that only one of them is selected. Okay? और next time I hope आपको समझा होगा। सो ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट लाइन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन शूट एट अ टारगेट इज 5/7 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन शूट
at the same target is 3/5. A and B shoot independently. Find the probability that the target is not shoot at all and the target is shoot by at least one of them. दो इवन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं. टारगेट इज नॉट शूट एट ऑल. किसी ने भी टारगेट को शूट नहीं किया, मतलब ना ही ए ना ही बी ने. टारगेट इज शॉट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. कम से कम एक, यानी कि दोनों ने भी किया तो भी चलेगा. सो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं. अब हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ए इवेंट दैट ए कैन शूट एट द टारगेट. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 5/7 मीन्स 2/7. ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी. अब बी इवेंट कंसिडर कर रहे हैं दैट बी कैन शूट एट द टारगेट. ओके, एट द सेम टारगेट. और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5. सो बी की प्रोबेबिलिटी 3/5. तो बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/5 यानी 2/5. अब हमारे पास से ये सारे क्वांटिटीज आ गए हैं. अब हम ए एंड बी शूट इंडिपेंडेंटली, यानी ए और बी इवेंट जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये बोला गया है इंडिपेंडेंट इवेंट है. और उसके बाद हमें ये देखना है टारगेट इज नॉट शूट एट ऑल. नॉट शूट एट ऑल मीन्स नाइदर ए कैन शूट नॉट बी कैन शूट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन. सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, therefore a dash and b dash is also independent event. जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी में भी आप देखोगे. then a E1 event that the target is not shoot at all. E1 कंसिडर क्या है? टारगेट इज नॉट शूट एट ऑल, मतलब ना ही इसने ए ने शूट किया ना ही बी ने, उसका इंटरसेक्शन. यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? देन E1 इज व्हाट? A dash intersection B dash. Okay. So ये जो probability है ये अभी नहीं आएगा. E1 is A dash intersection B dash. Then probability of E1 is probability of A dash intersection B dash. और जैसे कि independent है तो intersection की probability क्या रहेगी? Product of the probability of these two events. Then इन दोनों की probability हम फाइंड कर चुके हैं. इनका multiplication करेंगे 4/35. इसके बाद B है E2 कंसिडर कर सकते हैं. इवेंट दैट द टारगेट इज शॉट एट लीस्ट वन ऑफ देम बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम. इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E1. E1 का कॉम्प्लीमेंट इवेंट है. नॉट शूट एट ऑल, इसका क्या है? उल्टा क्या होगा? नॉट शूट एट ऑल का एटलीस्ट वन ऑफ देम इज देम कैन शूट द टारगेट. तो ऑलरेडी E1 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं. इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी E2 की प्रोबेबिलिटी हमें कैसे फाइंड करनी पड़ेगी? देन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? क्योंकि E1 E2 कॉम्प्लीमेंट्री है, सो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश यानी कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ E1 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 माइनस 4/35 35 माइनस 4/35 31/35. एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब आइदर A और B और बोथ, ऐसा करना पड़ता है हमें. तो उसमें यानी A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब A इंटरसेक्शन B में फिर से क्या होता? A और B इंडिपेंडेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता. मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप. A B हमें गिवन है, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको फिर से 31/35 मिलेगा. मतलब दिस इज द वन वे टू कैलकुलेट द probability that target is shot by at least one of them, or this is the way to calculate the target is shot by at least one of them. किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. कहो समझ में आ गया हो आपके. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. The probability that student A can solve the problem is 2/3 and that student B can solve it is 1/3. Both try independently. What is the probability that it is solved? A और B एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. A सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है. B सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि किसी के सॉल्यूशन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. A सॉल्व करेगा तो B भी करेगा. B ने सॉल्व किया होगा तो A ने किया ही होगा या A कर सकता है. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब एक ए ने सॉल्व किया हो, बी ने सॉल्व किया है और दोनों ने सॉल्व किया हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर दैट. अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इवेंट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम.
और ए की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या है 2/3 एंड बी हमने कंसिडर किया है बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे दिया गया है ए एंड बी ट्राई इंडिपेंडेंटली। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की और बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली है। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, so probability of A intersection B is probability of A into probability of B, जिससे कि हम जानते हैं दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कि इंटरसेक्शंस का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2/3 है और इसकी 1/3 है, सो 2/9। A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी मिल गई 2/9, क्योंकि हमें यहाँ यूज होने वाली है ये प्रोबेबिलिटी। एंड A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी इज सॉल्व बाय A और B और बोथ, जो एक्चुअली हमें दैट इज प्रॉब्लम इज सॉल्व, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जो है उसमें फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, इसलिए हमने ये फाइंड किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए बी और ए इंटरसेक्शन बी सभी प्रोबेबिलिटीज हमें मालूम है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिनोमिनेटर सेम करते हुए जब हमने ये क्वांटिटी कैलकुलेट की तो हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 7/9 मिल रही है। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व इज 7/9, ऐसा लिख सकती हूँ। नेक्स्ट लाइन, a card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 playing cards, which is not a spade but a king, shows that the both are independent events. अब हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं 52 कार्ड में से, ये थोड़ा डिफरेंट है, हमें इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे पिक करना है। विच इज नॉट अ स्पेड, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, वो स्पेड तो नहीं है पर वो किंग कार्ड है, ठीक है। तो ये जो हमें कार्ड ड्रॉ करने की जो कंडीशन हमने ली है, इसके साथ हम बताएंगे कि ये कंडीशन जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये दोनों। स्पेड कार्ड नहीं मिला लेकिन किंग मिला, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ये दोनों को बताना है। A, the event that the card drawn is not a spade. B, the event that the card drawn is a king. Verify that A and B are independent event. अब वेरीफाई कैसे करेंगे, टोटल सैंपल स्पेस में 52 कार्ड है, एक ही कार्ड ड्रॉ करना है, तो एक कार्ड ड्रॉ करने की कितने वेज है, 52 में से एक ही कार्ड ड्रॉ करना है, मतलब 52 डिफरेंट वेज है। देन इवेंट दैट वन कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ स्पेड, स्पेड को छोड़ के, स्पेड कितने हैं 13 है, 52 कार्ड में से 13 स्पेड है और बाकी बचे हुए, ठीक है, बाकी बचे हुए 39 कार्ड, 52 में से 13 माइनस का 39 कार्ड है जो है वो स्पेड नहीं है, उनमें से कोई भी एक ड्रॉ करेंगे, इवेंट ए के फेवर में जाएगा। सो इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 39, 39 में से एक कार्ड ड्रॉ करेंगे, 39 में से एक ही कार्ड ड्रॉ करना है, 39 सी वन वे में कर सकते हैं, यानी 39 डिफरेंट वे में कर सकते हैं। इसके बाद इवेंट बी कंसिडर करें, द कार्ड इज अ किंग, किंग कार्ड कितने हैं यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब 4 कार्ड में से कोई एक कार्ड कितने वे में ड्रॉ कर सकते हैं, कितने वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 में से एक ही कार्ड ड्रॉ करना है किंग का, 4 डिफरेंट वे में कर सकते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग ऑफ हार्ट और डायमंड और क्लब। ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि ए क्या है नॉट अ स्पेड, तो स्पेड कार्ड तो इसमें कंसिडर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जब हम किंग कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेड कार्ड है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा देन, द कार्ड इज नॉट अ स्पेड कार्ड बट इट इज अ किंग, तो किंग है लेकिन स्पेड का किंग नहीं है, यानी ये इंटरसेक्शन रहेगा। तो किंग किसका हो जाएगा, वो या तो हार्ट का, या तो डायमंड का, या तो क्लब का। तो इन तीनों सेट में किंग कितने हैं, एक एक एक, यानी कि 3 टोटल का यहाँ पे एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में, ठीक है। 3 में से एक का ड्रॉ करने का कितना वे है 3C1, यानी 3 डिफरेंट वे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, 39/52 यानी 3/4। ये रही प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट अ स्पेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 4/52, ये प्रोबेबिलिटी है दैट अ कार्ड इज किंग कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा 3/4 इंटू 1/13 यानी 3/52। ए और बी जो है
ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हमें शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हमें ये कंडीशन मिलती है, ये दोनों इक्वल मिलते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लिया, 3/52 मिला। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट है और एस के 52 एलिमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ एस, और ये क्या मिला, 3/52। अब आप 1 एंड 2 में देखो, जो प्रोबेबिलिटी मिली है दोनों की सेम है, तो हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विच इज अ कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें जैसे पता है यहाँ पे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल मिलती है, तो इसका मतलब है ये दोनों जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। गाइस, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, उसको फिर से एक बार देख लो। इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी हमें प्रूव करना है दो इवेंट्स के बारे में, तो आपको उन दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक साइड, दूसरे साइड दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। और अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम मिलती है, तो हम कहेंगे कि गिवन जो इवेंट्स हैं, यानी कि जो ए और बी इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है, दैट आर दी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। A and B are independent events. Thank you so much. All the best.